नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी जिस एटम बम को लेकर उछल रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उस एटम बम को जिस बंदे ने तैयार किया बड़ी मेहनत के साथ, अब तो उसी ने ही मैदान छोड़ दिया है। संजय कुमार सीएसडीएस वाले माफी मांगकर वो कह रहे हैं कि मैंने गलत तरीके से डाटा को पढ़ा। आपको नहीं लगता एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है कांग्रेस के इकोसिस्टम की? देखिए वो संजय कुमार कौन है, क्या करते हैं, संजय कुमार की दुकान का नाम क्या है, जो सीएसडीएस है वो क्या करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आज खुलासा हुआ है और लोगों ने अचानक से आज जाना कि जो सब था वो झूठ था। ये एक चूंकि उसने माफी मांगी और चूंकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया, इसलिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ा संजय कुमार को। हमें एक समझना पड़ेगा कि संजय कुमार, योगेंद्र यादव और इस तरीके के नाम जो हैं और उनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, वो ऐसी कई सारी दुकानें भारत में चल रही हैं जो इलेक्शन डेटा को लेकर इस तरीके के झूठ आज से नहीं, पिछले करीब 2-3 दशकों से फैला रही हैं। आज ये पहली बार हुआ, ये आज का एक बड़ा हम देश के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज एक उसमें से एक चोर सामने आया। और वो भी चोर इसलिए नहीं कि उसको अचानक से उसका जमीर जाग गया या उसको कुछ वो हो गया। वो आज एक रंगे हाथ पकड़ा गया जब उसको लगा कि अब तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसका झूठ जो था वो साफ दिख रहा था। ये जो पूरे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो राहुल गांधी जिसकी बात आप कर रही हैं कि वो एटम बम फोड़ रहे थे, तो वो ऐसे कई सारे एटम बम और समय समय पर उसके लिए जो असलहा, जो बारूद भरने का काम, ये संस्थाएं, यही सीएसडीएस, जो सीएसडीएस है। देखिए अब हमें समझना पड़ेगा, हम इनको समझते हैं कि ये कोई इनोसेंट कोई रिसर्च एजेंसीज हैं, पब्लिक पॉलिसी बना रही हैं, इलेक्शन डेटा इकट्ठा कर रही हैं, या फिर हम इनको समझ लेते हैं कि थिंक टैंक है, कोई थिंक टैंक ही कहते हैं ये अपने आप को। ये एक संस्था है जो दिल्ली के जो सिविल लाइंस का इलाका है, राजपुर, वहां से चलती है। इसका आप ऑफिस देखेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक पुरानी मतलब एक पैलेशियल जैसा एक बड़ा सा हवेली है जिसमें से ये कार्यालय चलता है। भगवान जाने कौन उसका किराया देता है, कहाँ से खर्चा आता है, और आप काम क्या कर रहे हो, उससे कितना आपकी आर्थिक कमाई हो रही है। ये बहुत काफी समय से, करीब 3 दशक से ये काम कर रहे हैं, इलेक्शन डेटा इस तरीके के जारी करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि फलानी जगह इतने वोटर कम हो गए, फलानी जगह इतने वोटर कम हो गए। हम समझते नहीं, हम सोचते हैं कि भाई कोई क्यों डेटा मतलब ये कहते हैं ना कि भाई आंकड़े तो विशुद्ध हैं, आंकड़े तो मतलब इसमें कोई ठगी, 420 जालसाजी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये वो वर्ग है जो आंकड़ों में ही खेल करता है। अब आज जो इस व्यक्ति ने सुबह सुबह जो माफी मांगी है, उस माफी का आप वर्डिंग देखिए कि इसने, इसके पीछे ट्विटर की टाइमलाइन पे आप जाकर देखेंगे तो ट्विटर पे आज तक तो ये पिछले काफी समय से हिंदी में ट्वीट कर रहा था, लेकिन माफीनामा इसने अंग्रेजी में, सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शन, आप बात कर रहे हो। अब इसमें बेसिकली दो सीटें हैं महाराष्ट्र की जिसको लेकर इन्होंने वो किया था, शुरुआत की थी तमाशा। वो 2 सीटें, एक तो देवलाली है और दूसरा जो था वो मेरे ख्याल से देवलाली है। और देखिए ये वाला जो डाला है ना संजय, मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये डाटा जो देखिए सामने, जिसको लेकर पवन खेड़ा ने ट्वीट किया था अभी एक दिन पहले 18 तारीख को। उसमें जो था, एक तो रामटेक है और एक देवलाली। तो रामटेक, देवलाली, ये दोनों सीटों को लेकर इन्होंने बहुत स्पेसिफिक डेटा जारी किया कि भाई यहाँ पर तो 35-40% वोटरों को हटा दिया गया, जो कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के अगेंस्ट वोट दिया उनको यहाँ से हटा दिया गया और कुछ नए वोटर ला दिए गए, और इसके कारण हम वहां पर विधानसभा का चुनाव हार गए। अब देखिए सुनने में तो ठीक है, मतलब जो डेटा आप सुनेंगे, अगर एक सामान्य व्यक्ति है, इस देश की संस्थाओं पर या ऐसी किसी भी संस्था पर आप विश्वास करते हैं, जो समाचार में छपे हुए शब्द देखते हैं, टीवी पे बोले हुए शब्द देखते हैं, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो बात तो ठीक कह रहा है, इतना कम कैसे हो गया, ऐसे कोई झूठ थोड़ी बोल देगा, ये पागल थोड़ी है। लेकिन देखिए वो कितना बड़ा, कितना धूर्त है कि उसने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक तरफ दिखा रहा था। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी होती है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज ज्यादा होता है, इसको जानने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। असेंबली, एक लोकसभा चुनाव इसके क्षेत्र में 4 से 5 और कई बार उससे भी ज्यादा विधानसभा क्षेत्र होते हैं। आप किससे तुलना कर रहे हो, किसको? आप एप्पल से तुलना कर रहे हो, ऑरेंजेस की, और आप कह रहे हो कि जी इतनी परसेंट अंगूर की। हाँ, अंगूर की कर रहे हो तुलना। तो इस आदमी ने उस तरीके का, और हर कोई इतना, मतलब किसी के अंदर एक सामान्य विवेक होता है कि सोचता है यार कि कोई झूठ क्यों बोलेगा, भाई इनका भी तो क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है, क्यों झूठ बोलेंगे, तो हम इन पे विश्वास कर लेते हैं। अब ये पिछले 3 दिनों से इनका ये तमाशा चल रहा था। राहुल गांधी विस्फोट कर रहे थे, विस्फोट के बाद वो नैरेटिव चल रहा था, चोर है, वोट चोरी है, वोट चोरी है। अब जब उनका देखा गया है कि भाई तो आंकड़े सीधे सीधे जालसाजी हैं,
इस 3 दिनों में इस आदमी ने कहां कहां पर आर्टिकल लिखे हैं, ये देखिए। द हिंदू में ही आर्टिकल लिख रहा है, और कोई सामान्य आर्टिकल नहीं लिख रहा है। ये आदमी, ये जो संजय कुमार नामक व्यक्ति है, द हिंदू में फुल पेज आर्टिकल छप रहे हैं इसके। हिंदू के एडिटर्स का भी काम है कि भाई ये कोई संस्था अगर कोई डेटा ला रही है तो आप उसको, आजकल यूट्यूब का, अरे आजकल इंटरनेट का जमाना है, और इलेक्शन का सारा डेटा, वोटर सारा डेटा जो है वो वेबसाइट पे ऑथेंटिक डेटा है, आप जाकर सर्च मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उन्होंने, किसी ने कोई फैक्ट चेक नहीं किया। आजकल सबकी दुकान जमी हुई है, फैक्ट चेकर्स बने हुए हैं, लेकिन किसी ने ये बेसिक फैक्ट चेक नहीं किया कि भाई ये इतना बड़ा फ्रॉड एक संस्था कर रही है। ठीक है, कर रही है। उसके बाद अब उसके नाम पर आर्टिकल छप रहे हैं, टीवी पे डिस्कशंस हो रहे हैं, और जो सो कॉल्ड, देखिए अब सीएनबीसी आवाज, अब सीएनबीसी आवाज के क्या एडिटर्स को नहीं पता है, या न्यूज 24 के संपादकों को नहीं पता है क्या कि ये व्यक्ति या इस संस्था के क्रेडेंशियल्स क्या हैं? इन्हीं के साथ मिलकर ये लोग इलेक्शन के सर्वेस करते हैं, सर्वे जो कि सो कॉल्ड करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो एक अलग सच्चाई है। और सबको पता है, जो भी समाचार संस्थानों में आपने भी लंबे समय तक काम किया, आपको भी पता होगा कि किस तरीके के इलेक्शन सर्वे होते हैं। देखिए होते हैं, अब हम इसको एकदम बिल्कुल स्वीपिंग रिमार्क नहीं कर सकते कि नहीं होते, लेकिन एक कुछ संस्थाएं हैं जो इस पूरे धंधे में बहुत बदनाम है, जो कि गंदी मछलियां हैं, और सीएसडीएस उसी तरह की एक संस्था है। इसने आज से नहीं, 1998 में, जब मैंने, तो उस समय 1998 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय इन्होंने डेटा जो इकट्ठा किया था, सो कॉल्ड कहने के लिए, किसी का कोई डेटा नहीं था। वहीं ऑफिस में बैठकर इनका एक डेटा इकट्ठा हो जाता है, वहीं पे चीजें बन जाती हैं, और एक टीवी पर जाकर बता दिया जाता है कि इतने % लोगों ने इनको वोट दिया, इतने % लोगों ने उनको वोट दिया। इसके बावजूद इनके सारी क्रेडेंशियल्स को जानते हुए भी समाचार संस्थानों के संपादक इनको बुलाते हैं, उस डिस्कशन में बैठकर ये इंटेलेक्चुअल बनके, निष्पक्ष बनके ये बताते हैं कि भाई हम तो डेटा बता रहे हैं, हमको बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, और वो लड़ाई में पड़ते भी नहीं है, ये बिल्कुल डेटा बताते हैं। ये आदमी पिछले 3 महीने से हवा बना रहा था कि बिहार में हवा बदल रही है, बिहार में इस बारी बहुत कठिनाई है भाजपा के लिए या जेडीयू के लिए। ये लगातार एक झूठ को एक बिल्ड कर रहा है, और यही काम ये आज से नहीं, तो आप इसके ट्विटर टाइमलाइन पे पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि 2017 के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिता रखा है, 2024 में इन्होंने कांग्रेस को जिता रखा है। इसी तरीके से हर समय इनका डेटा बहुत एम्बिग्यूअस टाइप का, जो कि जरूरत पड़ने पे अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा सके, ये खेल रहे थे। इस बारी ये इन्होंने कुछ ज्यादा अपने, जो कहते हैं कि अपनी हैसियत से ज्यादा चबा गए इस बारी इन्होंने बेसिकली उस सीमा को तोड़ा है, सीधे सीधे फर्जी डेटा को लाकर रखा और पब्लिक को एक तरह से मूर्ख बनाया। अब पर एक चीज मुझे यहाँ समझाइए कि ये देखो ना, एक टीवी चैनल पर ये डिबेट में बैठते हैं और क्या कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच बातचीत की कड़ी भी टूट गई है। चुनाव आयोग को आगे आकर सफाई देने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और माहौल बिगड़ता जा रहा है सर। जी बिल्कुल। जो तथाकथित प्रोफेसर भी बोलते हैं अपने आप को, बहुत बड़े रिसर्चर भी, ये टीवी चैनल पर बैठकर ये सब कह रहे हैं, और चुनाव आयोग को सामने आकर बोलना चाहिए। और चुनाव आयोग ने अभी रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद इन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। हाँ, जब चुनाव आयोग, और जब चुनाव आयोग सफाई दे रहा है तो आप उसको कह रहे हो कि वो कुल्हाड़ी मार रहा है। और ये पूरी थ्योरी आप 11 तारीख को जो सीएनबीसी आवाज का जो अभी आप चला रहे थे कि माहौल बिगड़ता जा रहा है, यही माहौल ही बिगड़ना असली कहानी है। इनकी नीयत माहौल को बिगाड़ने की ही है। तो ये उस समय ये चैनल पर बैठकर बता रहा था ये व्यक्ति कि माहौल बिगड़ रहा है देश में। कहाँ माहौल बिगड़ रहा है, कहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं भाई, जिसको देखकर इनको लग गया कि माहौल बिगड़ रहा है देश में। दूसरी बात इसमें आती है कि देखिए कुछ मीडिया संस्थान, जिसमें द हिंदू सबसे पहले नाम आता है, द हिंदू लगातार इनकी इस झूठ को प्रोपेगेट कर रहा था। फिर आज भी इस देश में छपे हुए शब्दों को लोग सम्मान से देखते हैं। लोगों को लगता है कि भाई अगर अखबार में छपा है तो झूठ थोड़ी छपा होगा। और 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल पेज पे ये आर्टिकल लिख रहे हैं सज्जन, जिसकी हेडलाइन है व्हाट ए क्लैश सरजी, व्हाई द अपोजिशन ऑब्लिक ईसी फ्यूड इज अनलाइक एनी बिफोर। मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो अपोजिशन और ईसी के बीच में जो लड़ाई है, ये बहुत ही भीषण है और बहुत ही ऑथेंटिक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया इसको छाप रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को के एडिटर्स को क्या पता नहीं है कि आदमी फ्रॉड है? हर मीडिया संस्थान का संपादक जानता है कि ये सीएसडीएस क्या करता है, इसका धंधा क्या है। भाई सोचिए, हर चुनाव होता है, 2024 का चुनाव हुआ, और चुनाव होने के 1 हफ्ते के बाद एक डेटा सारे चैनलों पर फ्लैश होता है कि इस बार इतने यादवों ने इनको दिया, फलाने जातियों ने इनको दिया, फलाने जातियों ने इस पार्टी को दिया। इस बार राजपूत वोट कांग्रेस बीजेपी से स्विच होकर समाजवादी पार्टी पे चला गया। क्या ऐसे होता है क्या देश में?
अगर आप इस देश में समाज, अच्छा लोग क्या होता है कि सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, अलग अलग चैनलों पर सुनते हैं, अलग अलग अखबारों में पढ़ते हैं, तो लोगों को लगने लग जाता है कि हो सकता है कि इस तरीके का कुछ हो। अब इसके आधार पर जो बनने वाला नैरेटिव है वो कितना खतरनाक है। किसी ने आज तक इससे पूछा नहीं कि भाई तुझे ये सीएसडीएस नाम की जो दुकान चल रही है, इस दुकान को कहां से पता चलता है कौन से राजपूत आके, या कौन से ब्राह्मण, कौन से यादव, कौन से क्षत्रिय, कौन से वैश्य और कौन से शूद्र आके इनको बताते हैं कि भाई हमने आज इस जाति को वोट दिया है। अगर आप इस किसी भी राज्य, किसी भी उसको देखें, इन्होंने एक इसी तरीके से दिल्ली में नैरेटिव चलाया था कि दिल्ली में इस बारी पंजाबी वोट जो है वो कहाँ बीजेपी को नहीं जाएंगे, कांग्रेस को जाएंगे। इस तरीके के पंजाबी वोट बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे कुछ और नहीं होता है, चुनाव के परिणामों पर असर पड़े ना पड़े वो तो बात की बात है, लेकिन समाज में एक विद्वेष फैलता है, समाज में एक बंटवारा पैदा होता है, और यही बंटवारा इनका, इसी और एक बंटवारे चीज के लिए इनको फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाएं और जो इस तरीके की जितनी भी संस्थाएं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, जिसमें और भी आपके जॉर्ज सोरोस का नाम आता है, इस तरीके की और भी संस्थाएं और वो है, वो इनको पैसा दे रहे हैं। इसी पैसे के लिए ये देश को बेच रहे हैं, देश की शांति और कानून व्यवस्था को बेच रहे हैं। ये सामान्य माफी नहीं है। अगर सरकार इस व्यक्ति को आज भी, और देखिए सिर्फ ये संजय कुमार इसमें नहीं है, इसमें शामिल मीडिया संस्थानों, जिसमें हम कहते हैं अंबानी अडानी, भाई जिन जिन हम मीडिया संस्थानों की बात कर रहे हैं ये अंबानी अडानी के मीडिया संस्थान है, ये भाई उनका ही तो पैसा है ना। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि अंबानी अडानी इसको ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन अंबानी अडानी के संस्थानों में जो बैठे हुए संपादक हैं, जो न्यूज रूम में बैठे हुए जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो कौन सा खेल खेल रहे हैं। अगर उनके मालिकों को नहीं पता है तो उनको नहीं चलाना चाहिए अपना चैनल। आप केवल एक काउंटर व्यू लेने के लिए सिर्फ इस आदमी को बिठा रहे हैं जो एक फ्रॉड है, उस डेटा पर आप डिस्कशन करा रहे हैं जो फ्रॉड डेटा है, जो फ्रॉड जिस डेटा, और सबने आज की डेट में फैक्ट चेक यूनिट बना रखी है। क्या इंडिया टुडे के पास फैक्ट चेक यूनिट नहीं है? एनडीटीवी के पास फैक्ट चेक यूनिट नहीं है? क्यों नहीं एनडीटीवी ने फैक्ट चेक किया इसका उस समय कि भैया ये आदमी तो फ्रॉड है? तो ये फैक्ट चेक आज जब चुनाव आयोग ने पकड़ा तब इसने माफी मांगी, किसी चैनल ने इस फैक्ट चेक नहीं किया, पर चैनल तो इसके झूठ को आगे बढ़ा रहे थे। और फिर चंद्र प्रकाश जी, वो चैनल जो इनको बैठा बैठा कर डिस्कशंस करवाते हैं, उन चैनल्स को भी माफी मांगनी चाहिए कि हमने कैसे फर्जी आदमी को बैठाकर इतना बड़ा डिस्कशन करवा दिया उसी के आधार पर। आप ये देखिए, ये खुद को निष्पक्ष बताता है, लेकिन आप सोचिए इसके डाटा को किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 18 अगस्त 2025 को एक्स पर एक बड़े से ग्राफिक के जरिए सामने रखा और फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। और आप सोचिए कि चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए पवन खेड़ा ने यहां तक लिखा, अब ये कहेंगे कि 2 और 2 जोड़ने से 420 होता है। इस डेटा का स्रोत लोक नीति सीएसडीसी डीएस था। आप सोचिए कि उसी के आधार पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो अब जब इसने संजय कुमार ने माफी मांग ली है तो कांग्रेस को भी तो माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने क्या गलत मांग की थी कि राहुल गांधी 1 हफ्ते में हलफनामा दें या फिर माफी मांगे? देखिए जो लेख लिखे गए हैं, संजय कुमार ने माफी मांगी है, सीएसडीएस के हैंडल से इस आदमी ने माफी नहीं मांगी है। सीएसडीएस जो संस्था चल रही है उनका भी ट्विटर हैंडल है, उनका भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ये एक व्यक्ति है जो आके कह रहा है कि जी मुझसे गलती हो गई, रीड करने में गलती हो गई जो मेरे स्टाफ ने मुझे दिया। ये कोई सामान्य डेटा नहीं था, रीड करने में कोई इतनी जल्दी गलती नहीं हो जाती है। आपका काम यही होता है, अगर कहीं पे आप सो कॉल्ड प्रोफेसर हो, पता नहीं किस दुकान से प्रोफेसरशिप करके आए हो, आप पता नहीं किस संस्थान के प्रोफेसर हो, आप पता नहीं किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, आप ये फ्रॉड हैं, ये ठग हैं। ये कोई प्रोफेसर नहीं है, ये कोई एडिटर नहीं है। ये सब ने दुकान पिछले 20 वर्षों से चला रखी है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि जाति के आधार पर इस देश को बांटा है इन्होंने, इस देश को अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर बांटा है। और ये एक बड़े एक व्यापक एक विदेशी जो एक पैटर्न है, यहीं पे बात आती है कि भाई आपको कुल मिलाकर फंडिंग कहां से आ रही है? फंडिंग तो उन लोगों से आ रही है जिनको आज हम पहचानते हैं कि ये भारत विरोधी शक्तियां हैं। वो आपको फोर्ड फाउंडेशन क्यों आपको पैसा देना चाहता है? फोर्ड फाउंडेशन इसीलिए पैसा देना चाहता है क्योंकि आप भारत को तोड़ रहे हो और आप उसको निरंतर कर रहे हो। और विपक्ष, अब आप उसका, उसमें विपक्ष मतलब स्पेशली कांग्रेस पार्टी और कुछ और पार्टियां आपकी भागीदार हो गई हैं। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा सर कि जब संजय कुमार ने जो डाटा दिया जिस पर राहुल गांधी कूद रहे हैं, जब संजय कुमार पीछे हट गए हैं तो राहुल गांधी को और अब तो पवन खेड़ा को भी सामने आकर माफी मांगनी चाहिए जब इतने बड़े बड़े ग्राफिक बना रहे थे इसी डाटा के आधार पर। तो यानी कि साठ गांठ ये जो सीएसडीएस है, इसकी साठ गांठ कांग्रेस के साथ ही रही है। कांग्रेस के कहने पर ही फेक नैरेटिव क्रिएट करना इनका काम है और जॉर्ज सोरोस कंपनी से इनको फंड मिलता है सर, क्योंकि जैसे आप बता रहे कि बड़े से किला नुमा घर में इनका दफ्तर चलता है, स्टाफ रखा हुआ है, पैसा कहां से आता है, तनख्वाहें कहां से आती है? कोई ना कोई तो इनको फीड करता है ना कोई तो इनको पैसा दे रहा है। देखिए पहले ये संस्था चलती थी योगेंद्र यादव के नाम पे, पहले योगेंद्र यादव के ही ये चेले हैं संजय कुमार,
और ऐसे बहुत सारे लोग एक दुबे जी हैं, वो भी यहाँ से निकले हुए हैं, और भी कई सारे इनके निकाले हुए जो सो कॉल्ड रिसर्चर्स हैं, वो पूरी मीडिया में इस समय फैले हुए हैं, ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं। और इनका ये जो डेटा आता है, ये सिर्फ मीडिया के कंजप्शन में नहीं आता, इनके आधार पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, इनके आधार पर बड़े बड़े रिसर्च पेपर बनते हैं, इनके इसी डेटा के पर बेस बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के रिसर्च हो रही हैं, थीसिस में ये घुस चुके हैं। तो ये कोई सामान्य जहर नहीं है, और ये पिछले 30 साल में सबकी जानकारी में चल रहा था। लोग इसकी जो बोलने वाले थे बोलते थे, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात भी की हुई है कि भाई इनका डेटा का आधार क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, लोग पूछते हैं। अच्छा, लोग अब किसी के पास तरीका क्या होता है, आप सब भाषा में पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। जैसे कि कई लोगों ने ये बात कही कि भाई आपको जाति कहाँ से पता चल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपको जाति कौन बताता है इस देश में आज भी। अगर अब आपके नाम में भी जाति नहीं है, मेरी भी नाम में भी जाति नहीं है, कोई कैसे जानेगा कि हम किस जाति के लोग हैं। हम अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्यों बताएंगे कि भैया मेरी आपको अपनी बेटी बहन ही है क्या हमसे। तो बात वही आती है कि भाई जाति का प्रश्न कहाँ से आता है इस देश के सार्वजनिक विमर्श में। हम चाहे जितना भी हवा बनाए, अच्छा, जाति अभी अच्छा, एक उतना चीज और है सर, एक चीज और है चंद्र प्रकाश जी, ये हिंदुओं की जातियां तो बताते हैं कि ब्राह्मण ने यहाँ वोट किया, वैश्य ने यहाँ किया, लेकिन मुसलमानों के बारे में नहीं बताते कि उन्होंने वहां तो बस एक मुश्त मुस्लिम वोट इधर चला गया, मुस्लिम वोट उधर चला गया। क्या वोट देने से पहले जो लोग आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हैं जी, आपने किसको वोट दिया? आप सही कह रहे हैं कि इनके डेटा का, रिसर्च का आधार क्या है? सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने के लिए, फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए इस तरह की एजेंसियां बनाई गई हैं सोरोस एंड कंपनी के द्वारा, और कांग्रेस उनको पोषित कर रही है। देखिए, जब भी इनका कोई डेटा रिलीज होता है ना, तो आप देखेंगे कि मीडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, एक अखबार नहीं, नाम लेना बेकार है, बहुत सारे मीडिया संस्थान, और कई बार हो सकता है कि अनजाने में भी करते हों, लेकिन ज्यादातर जो एडिटर्स हैं वो जान रहे होते हैं कि ये एक पैटर्न है, वो पहले पेज पे छापते हैं। जैसे कि एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करके, आप देखेंगे कि हमेशा इनका एक डेटा आता है। आप दर्शकों को भी अगर आपके स्मरण होगा कि वो आता है कि जी चुनाव में इस बार इतने कैंडिडेट आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं, इतने कैंडिडेट जो हैं इनके ऊपर ये चार्जेज हैं, वो चार्जेज हैं। तो कुल मिलाकर इससे होता क्या है, आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है कि आपके देश में तो अपराधी राज कर रहे हैं। अगर आप एक सामान्य भारत के कानून पर विश्वास करने वाले एक सामान्य नागरिक हैं, तो आप कहेंगे सारे नेता चोर होते हैं। जब आपके मन में एक नैरेटिव बनता है कि सारे नेता चोर हैं, तो आपका सबसे पहले क्या कमजोर होता है? वो आपका पूरा इस जिस डेमोक्रेसी का आप खा रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी के कारण हम सुख शांति से का जीवन जी रहे हैं, उस पर ही हमारा विश्वास डोल जाता है। हमको लगता है कि यार हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहां से ये बुनियाद पर मतलब एक चोट करने का प्रयास शुरू होता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जब भाजपा के अध्यक्ष बने थे। केशव प्रसाद मौर्य एक ओबीसी समाज से आने वाले, और एक जमीन से उठकर, मतलब भाजपा में ही ये संभव था कि एक इतने नीचे से एक सामान्य कार्यकर्ता जो था वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। उसी दिन एडीआर का डेटा आ जाता है कि जी केशव प्रसाद मौर्य तो माफिया है। इस एडीआर ने कभी अतीक, कभी मुख्तार, कभी अखिलेश या किसी भी उनके लिए नहीं कहा होगा कि माफिया है। केशव प्रसाद मौर्य का तुरंत आपराधिक डेटा जारी हो जाता है और बताया जाता है कि ये तो, अब वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, कहीं सड़क जाम करेंगे तो वहां का जिला प्रशासन अगर वहां पे सत्ता उनके हिसाब से नहीं है तो उनके पर डकैती लगा देगी, उनके पर बहुत तरह के और चार्जेस लगा देगी, या फिर सड़क पर दंगा फसाद करने के लगा देगी। तो उन्होंने इस सारे पॉलिटिकल थे, वे एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपने चुनाव क्षेत्र में अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए कई बार रेल भी रोकता है, कई बार सड़क भी रोकता है, कई बार ही कहीं कुछ उग्र प्रदर्शन भी करता है। तो उसके बाद पुलिस एक केस दर्ज करती है। वो पुलिस का जो केस होता है वो सरकार प्रशासन सब जानते हैं, कोर्ट्स भी जानती हैं कि भाई ये एक पॉलिटिकल नेचर का वो है। ठीक उस समय दर्ज हुआ, उसके बाद मामला ज्यादातर रफा दफा हो जाता है। लेकिन जब भी ऐसा कोई होता है, आप पता चलेगा कि कोई इस तरीके का कोई एक फेक उनके खिलाफ केस, तो कुल मिला के कोई भी बड़ा नेता उसके पीछे जो होता है 30, 40, 50 जो जमीन से उठ के जो लड़ रहा है, जो बिल्कुल कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, वो 40-50 मुकदमे तो अपने ऊपर रखता ही रखता है। उसके लिए तो वो शान की बात होती है। लेकिन एडीआर बताता है कि ये तो आपका कैंडिडेट जो है अपराधी है। आपका पूरा विश्वास टूटता है, आपका पूरा अपनी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति एक असम्मान होता है मन में। तो ये बेसिकली सीएसडीएस हो, एडीआर हो, ये सब वही कर रहे हैं। चुनाव आयोग को ना, चुनाव आयोग के प्रति कैसी भावनाएं लोगों के मन में भरी जा रही हैं कि वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। ये बातें कौन कह रहा है?
ये बातें लगातार हो रही है ना, तो आप जो संवैधानिक संस्था है जो देश में चुनाव करवाती है निष्पक्ष तौर पर, उस संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वो जो वोटर यात्रा निकल रही है, उसमें देखो किस किस तरह का भाषण दिया जा रहा है, कैसे धमकी दी जा रही है राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग को। अब ये खुलासा होने के बाद संजय कुमार को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए सर, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। देखिए, संजय कुमार को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और संजय कुमार इस खेल में इकलौते नहीं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि संजय कुमार को ठीक है एक प्रतीक समझकर अगर हम संजय कुमार पे वो करें। अब इनकी खुद की जो चैनलों पर बैठते थे और तब इनकी जो भाषा होती थी, ये देखिए बड़ी आपत्तिजनक भाषा हो। वो किसी भी मतलब एक इंडिपेंडेंट जो एक कमेंटेटर होता है उसकी भाषा नहीं है। कि ये आदमी कह रहा है कि जी देश में माहौल खराब हो रहा है। ये आदमी जो है अपने पूरे हिंदू का आर्टिकल अगर आप डिटेल में पढ़ें तो अंदर इसकी जो पूरी भाषा है, जो कि सो कॉल्ड इनकी बाईलाइन से नहीं है, इनकी संस्था लोक नीति CSDS के बाईलाइन है, वो पूरे के पूरे फुल पेज विज्ञापन छपे हैं, सारे डेटा फर्जी हैं सारे के सारे। तो ये हिंदू के संपादकों पर प्रश्न उठता है कि आपने क्यों नहीं वेरीफाई किया। आप कोई भी एक थर्ड पार्टी आ रही है, आपको कुछ डेटा दे रही है और आप उसको उल्टी कर दे रहे हो, पूरा का पूरा पेज रंग दे रहे हो। ये पेड न्यूज है, ये पेड न्यूज का मामला है। ये फुल पेज ऐसे फ्री में नहीं छापा होगा। हिंदू को जो सो कॉल्ड बहुत आज एक समय तक ये रहा कि जी IAS करने वाले और जिनको UPSC की तैयारी करनी होती है वो पढ़ते हैं, वो यही जहर पढ़ के जाते हैं और फिर वो अपने उस काम में उनका वो जहर दिखता है। तो हिंदू ने उस पूरे के पूरे, अब देखिए इनकी हर जगह जो हेडलाइंस है, जो भाषा है कि हाउ इंक्लूसिव ईसी इसी स्पेशल रिवीजन एक्सरसाइज, मतलब कि इसी की जो स्पेशल ये जो SIR चल रही है ये इंक्लूसिव नहीं है। भाई कैसे इंक्लूसिव नहीं है? वो जाति देखकर काट रहे हैं। आप यही नैरेटिव बना रहे हो कि ये इंक्लूसिव नहीं है, मतलब आप ब्राह्मणों का कि आप OBC को या मुसलमानों को आप काट रहे हो। इस तरीके से ये संजय कुमार की हर जगह भाषा आपने देखा ही कि माहौल बिगड़ रहा है। फिर उसके बाद वोट चोरी में कितना, मतलब हर जगह इस व्यक्ति, हाँ जैसे इसने एक जगह किया हुआ कि पिता के नाम की जगह मकान नंबर की जगह 00, ये जो 00 की थ्योरी थी ये भी इसी व्यक्ति की दी हुई है, इसी व्यक्ति और इसी संस्था की। और उस पे आप सोचिए राहुल गांधी ने PPT बनाकर कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा कि जिस आदमी जो बेघर होता है वोट वो भी देता है, अगर वो भारत का नागरिक है तो जिसके घर का एड्रेस नहीं उसके नाम के आगे 0, एड्रेस के आगे 0 लग जाता है। और जब वो चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो CSDS ने उसका कहीं कहा कि हाँ भाई ये हमसे गलती हो गई, आप ये कह के तब आपने अपॉलॉजी की नहीं की, क्योंकि आपको पता था कि ये झूठ है। आप उस झूठ को सोच समझ के कर रहे थे। अब आपको जब डंडा दिखाए कानून का कि भाई कहीं फंस ना जाए, तो आप आ गए और आपने खाई, और वो भी ट्वीट आप अंग्रेजी में कर रहे हैं। बाकी तो आपकी पूरी की पूरी कहानी, राम कहानी हिंदी में चल रही है। तो ये बेसिकली ये चालसाजी है, कोई हृदय परिवर्तन, सिंसियरली अपॉलॉजी इनका बिल्कुल नहीं है। ये आदमी एक फ्रॉड है, ठग है और अच्छा है। अच्छा देखिए इनकी इनकी जो पूरा माया जाल है ये एक उसकी तरह से काम करते हैं, थिंक टैंक की तरह। तो इनके बहुत सारे सेमिनार वगैरह होते हैं जिसमें ये दोनों तरफ के लोगों को बिठाते हैं। थोड़ा सा उसमें राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त जैसे लोगों को बिठाएंगे, और फिर एक इधर एक इनको सो कॉल्ड एक कहने के लिए एक व्यक्ति को बिठा लेंगे जो कि कहने को हो जाए कि जी हमारा पैनल बैलेंस है और हम बिठा के और सबसे दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। आपका जब पूरे बहस का डेटा ही गलत। सर यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा था मैंने 6 महीने की रिसर्च के बाद ये डाटा तैयार किया है जिसमें कि देखिए एक आदमी के 4-4 जगह वोट है, 4-4 जगह उसने वोट डाला। सर तो ये तो पूरी पोल पट्टी खुल गई, राहुल गांधी ने तो कोई रिसर्च की नहीं, सारी रिसर्च सारा किया धरा तो संजय कुमार का है। देखिए राहुल गांधी क्या रिसर्च कर सकते हैं, वो तो आप भी समझ रही हैं कि राहुल गांधी की ना तो उतनी समझ है ना बुद्धि है। राहुल गांधी खुद ही इनकी बताई हुई उल्टी कर रहे हैं। और राहुल गांधी से आज भी उनके डेटा को अगर फिर से पूछ दिया जाए तो जो आज वो एक डेटा बोलते हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा के उसमें कुछ हजार जोड़ के कुछ और बोल देंगे, तो वो तो उनकी कंसिस्टेंसी क्या है आपको। अब देखिए इस आदमी ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है हिंदुस्तान में, ये लिखा है 25 जुलाई को। अब 25 जुलाई को अभी ये वोट चोरी का तमाशा होता शुरू नहीं हुआ था। ये आदमी कह रहा है आरोपों से मुंह ना चुराए चुनाव आयोग। ये हिंदुस्तान छाप रहा है, हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का हिंदी अखबार है। अब ये कहने के लिए ओपिनियन आर्टिकल है। अब जब जो कहेंगे वहां के एडिटर्स कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो ओपिनियन आर्टिकल है, हम तो दोनों ओपिनियन लेते हैं, लेकिन आप फेक न्यूज ओपिनियन के नाम पे क्या स्प्रेड करेंगे? ये कोई पॉलिटिकल वर्कर तो था नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्टिव एक रिसर्च एजेंसी है। तो एक रिसर्च एजेंसी आपके 4x4 कॉलम के आर्टिकल में एडिटोरियल पेज पर एक फ्रॉड झूठ बोल के गया है, तो इसकी ओनरशिप कौन लेगा? हिंदुस्तान का संपादक लेगा। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि ये सिर्फ हम व्यक्ति पे फंसेंगे, व्यक्ति तक जाएंगे तो ये हम इसकी तहों तक नहीं पहुंच पाएंगे। खेल
ये इकोसिस्टम है सर, जो बहुत लंबे समय से काम करता है। यही खान जी। मार्केट गैंग है, यही लुटियन गैंग है, यही पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। हमको समझना होगा कि कैसे ये इकोसिस्टम काम करता है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज एक वो चंद्रकांत अहिरे हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी कि 72 या 76 लाख वोटर जो थे उन्होंने 5 बजे के बाद वोट किया। ये याचिका लेकर वो पहुंचे थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में खारिज होगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया। आप सोचिए, और और जब उन्हीं राहुल गांधी भी उसी के आधार पर 1 करोड़ मतदाता बताते हैं ना, उनको तो अंक याद ही नहीं रहते, कभी 40 लाख होते, कभी 30, कभी 80, कभी 1 करोड़। लेकिन जब चंद्रकांत अहीरे से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, तो उन्होंने अखबार की कटिंग दिखाई, और उस अखबार की कटिंग में जो है वो अखबार की कटिंग इसी सीएसडीएस से पैदा हुई होगी या इसी जैसी किसी और दुकान से पैदा हुई होगी। तो मतलब एक रायता कितना बड़ा फैल रहा है। कोर्ट का समय आज है, आप एक अपनी किसी जेन्युइन शिकायत को लेकर कोर्ट में जाते हैं तो आपको डेट मिलती है 6 महीने बाद की। कौन सा चंद्रकांत अहीरे का जो है वकील था जो तुरंत इसको खटाखट डेट मिल रही थी, हाई कोर्ट में जा रहे थे। अरे एक हाई कोर्ट में आप जाओगे तो एक वकील की फीस ही आपकी 3 लाख 4 लाख रुपए होती है। आप वहां पर पीआईएल कर रहे हो, आप धंधा क्या है आपका, खेल कौन रहे हो, पीछे आपके कौन है, आपका पैसा कौन दे रहा है। ये चंद्रकांत फंडिंग। अहीरे एक सामान्य वोटर ये कर रहा है, और पूरे के पूरे मतलब एक गवर्नमेंट को आप शंका के दायरे में ला रहे हो। तो पहली बात तो आपकी याचिका हमारा रजिस्टर हो जा रही है। ये जुडिशरी को भी सोचना पड़ेगा कि आप एक बेसिक मतलब एक चेक किए हुए एक उसके कि भाई कौन ला रहा है, क्यों ला रहा है, और उसके पीछे का वो क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सुना, आपके पास गई, लेकिन अल्टीमेटली या तो आप उसके पर कोई दंड लगाओ, या तो आप उसके पर कोई फाइन लगाओ कि आगे कोई इस तरीके की जो शरारतपूर्ण याचिकाएं हैं वो आना बंद हो। अगर वो फिर भी चल रही हैं, ये धंधा आप भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप भी तो अलाउ कर रहे हो ना, आप भी तो मिसयूज हो रहे हो ना। आप उसी 2 घंटों में जब आपने इस बकवास आदमी की, चंद्रकांत अहीरे की जो आपने याचिका सुनी, तो उस समय आप किसी इस देश के गरीब को न्याय दे सकते थे। उस समय को आपने इनको अर्पित कर दिया और इनको भी छोड़ दिया। इनके ऊपर कोई आपने पैसा तो फाइन लगाया नहीं नहीं, इन लगा। पे कोई फाइन तो लगाया नहीं आपने। तो ये समस्या है सर समस्या बहुत गहरी है और इनकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। आप सोचिए, एक खबर यहाँ पर पैदा होती है और फिर किस तरह से एंटी मुस्लिम है मोदी सरकार, एंटी क्रिश्चियन है, ये पूरे के पूरे वेस्टर्न मीडिया में, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाता है। वहां तक इनके पूरे के पूरा जाल बिछा हुआ है। और सबसे बड़ी सवाल फिर सर वही है, ये चंद्रकांत अहीरे जो बॉम्बे हाई कोर्ट जाता है एक वकील के साथ, सुप्रीम कोर्ट आता है, सर इसको पैसा कहां से आ रहा था, इसकी भी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई हजार एनजीओ को की मान्यता रद्द की थी, जिनको बाहर से पैसा आता था। इन सब की भी जांच होनी चाहिए। ये जो सीएसडीएस है इसकी भी जांच होनी चाहिए, एडीआर की जांच भी होनी चाहिए। और फिर एसआईआर का मुद्दा लेकर एडीआर ही तो पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी तो योगेंद्र यादव है। बिल्कुल। वो अब देखिए, एडीआर हो या ये हो, एक ऐसी ही है पीयूसीएल। पीयूसीएल जब बनी थी तो बहुत ही जो सिविल लिबर्टी करके कुछ उसकी संस्था, पीयूसीएल नाम से जाना जाता है, आपने समाचारों में उसका बार बार नाम देखा होगा। अब वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुतरने में जिस तरीके से एडीआर सीएसडीएस है, उसी तरीके से पीयूसीएल की भी भूमिका है। मैं पूरी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। नोटा जो है पीयूसीएल की देन है। जब नोटा लाया गया था तो लोगों ने सोचा हाँ नन ऑफ द अबव, कितनी अच्छी बात है, हमको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो हम उस किसी कैंडिडेट को भी हम नोटा को वोट दे देंगे। लेकिन नोटा किसी लोकतंत्र को, देखिए नोटा, सवाल है कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र होता है कि हमें जो ये मिले हैं 5 विकल्प, या तो मैं खुद जाकर चुनाव लड़ूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत बढ़िया आदमी हूं, बहुत ईमानदार हूं, तो मैं जाकर चुनाव लड़ूं। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं तो जो उपलब्ध विकल्प होंगे उनमें से किसी एक को मुझे चुनना चाहिए, तभी ये लोकतंत्र चलेगा, तभी मेरी से होगी, मेरी बातें संसद तक और सरकार में जाएंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भैया ये तो सारे बुरे हैं और मैं बैठ के यहाँ पे एक अपने आर्म चेयर एक्टिविस्ट बना रहूं और दूसरों को बताता रहूं कि भाई मुझे तुम 5 में से कोई पसंद नहीं है और मैं जाऊंगा नोटा पर वोट दे दूंगा, अल्टीमेटली नोटा के नाम पर वोट खराब किए गए, इस देश की डेमोक्रेसी को कमजोर किया गया। आज यही चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई नोटा फेल रहा है, नोटा को हमें खत्म कर देना चाहिए। उस समय नोटा लाया गया कोई बहुत बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म के रूप में। तो ये कौन फंड कर रहा था, क्यों चाहिए था नोटा? अरे भाई मुझे अगर वोट नहीं देना है, मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, मैं घर बैठ जाऊंगा या मैं किसी अच्छे कैंडिडेट को दूंगा जो रिलेटिवली अच्छा हो।
जिसकी पॉलिसीज हो सकता है मुझे कैंडिडेट पसंद नहीं है, मुझे उसकी पार्टी की पॉलिसीज पसंद है, मैं उस पर दिया हूं। हो सकता है मुझे पार्टी की पॉलिसीज पसंद नहीं है, कैंडिडेट की पॉलिसी पसंद होगी। यही तो लोकतंत्र है। फिर मैं उसको मांग करके, उसके ऊपर सिर पे चिल्ला के, उसको चिट्ठियां लिखकर, उसकी शिकायत करके मैं उसको अपने मुद्दों पर लाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने तो कहा कि भैया ये डेमोक्रेसी कमजोर है, ये अल्टीमेटली ये भारत को ले जा रहे थे उस अधिनायकवाद, उस डिक्टेटरशिप की तरफ, जो जिसकी बुनियाद राहुल गांधी की दादी ने 1976 में रखी थी। उसके बाद 2004 से 14 तक उनकी मम्मी ने प्रयास किया था। इसमें बिल्कुल कोई पैटर्न में समझने की कोई वो नहीं है। ये लोकतंत्र की आड़ में एक डिक्टेटरशिप चाहिए उनको, एक ऐसी कमजोर सरकार चाहिए जो अमेरिका और यूरोप के इशारे पे चले, जो कन्वर्जन को बढ़ावा दे, जो भारत में हिंदुओं को जातियों में तोड़ दे, उनके अंदर आपसी समाज। अब देखिए, एक ही जाति होती है तो उस जाति के अंदर भी बहुत सारे सबसेट्स होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये जाति जो है वो ये जाति है तो इस जाति का एक ही पैटर्न होगा वोट करने का। आप कोई भी एक कॉलोनी के अंदर भी एक राय नहीं होती है जहां के सबके मुद्दे सेम होते हैं, जहां सबकी शिकायतें सेम होती हैं, वहां पे भी 75 व्यूज होते हैं। तो डेमोक्रेसी इसी डाइवर्सिटी पे काम करती है। डेमोक्रेसी कभी इस तरीके से, लेकिन आपने तो हमको एक लोकतंत्र के नाम पर भेड़ बना दिया, और अब आप उस तरफ हमको ले जा रहे थे इन संस्थाओं के माध्यम से, यही झूठ यही सब करके इस पूरी संस्था पर हमको विश्वास तोड़वा रहे थे, और अल्टीमेटली इनका निशाना यही संविधान, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम होना था। ये वही काम कर रहे थे। पर सर, अब इस खुलासे के बाद कि चुनाव आयोग को जिन मुद्दों के आधार पर, जिस डेटा के आधार पर टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी एंड कंपनी, जब उसकी पोल पट्टी खुल गई है, तो अब आपको आगे क्या लगता है? चुनाव आयोग को स्टर्न एक्शन अब लेना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को कोई सुओ मोटो लेना चाहिए संजय कुमार एंड कंपनी और पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ? कहीं ना कहीं तो बात रोकनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस बार तो इन्होंने चुनाव आयोग पर अविश्वास पैदा करने की, लोगों के मन में चुनाव आयोग के खिलाफ जहर भरने की कोशिश की है, और उसको आधार बनाकर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालने में लग गए। और आज भी उनकी वोटर अभी वो यात्रा जारी है, वो आज भी वो यात्रा बनी हुई है, उनका झूठ खत्म नहीं होगा। उनको पूरा विश्वास है अपने उसी को सिस्टम पे, वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। और आज ही ऐसा नहीं कि उनके अभी देखिए खेल शुरू हो गया कि नहीं नहीं ये तो एक दो सीटों की प्रॉब्लम थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जहां पे गलती थी। इससे इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सारी चुनावी प्रक्रिया ठीक है, बाकी जगहों पे तो जो फ्रॉड है वो चल रहा था। ये झूठ अब बना रहे हैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आपका प्रश्न है मूल की, भाई इसमें क्या होना चाहिए आगे, इसमें क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, अब हमें समझना पड़ेगा। लोग तुरंत कहते हैं कि भैया मोदी जो है ढीले हो गए, या सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या होती है इस देश में? इस देश में एक मीडिया के नाम पर आपको एक स्वतंत्रता मिलती है, और हम सभी समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। हम वो देश हैं जहां पर तो जो पहला कानून का जो संविधान संशोधन हुआ उसमें ही हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाचा नेहरू ने कुचल दी। उसके बाद उनकी सुपुत्री जो थी 1976 में, उन्होंने देश को जेल खाना बना दिया, सारे पत्रकारों सारे उनको जेल में डाल दिया। और अल्टीमेटली अब क्या है कि एक ये घाव है जो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, एक स्वतंत्र। और वैसे भी देखिए, अगर हम इतिहास को छोड़ भी दें, आज के समय में बात करें, तो आज के समय में भी बड़ी स्पष्ट है कि भैया एक मीडिया की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम सरकार को कुछ भी कह सकें, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन सरकार को कुछ भी कह देने की स्वतंत्रता एक इंडिविजुअल के तौर पे मेरी होनी चाहिए, कि मुझे अगर अपना जनप्रतिनिधि पसंद नहीं है, अपना सांसद पसंद नहीं है, मैं उसको ट्विटर पे दुनिया भर की बातें लिख सकता हूँ, उसकी आलोचना कर सकता हूँ, बशर्ते गाली ना लिखूं या उसके घर वालों को कुछ मैं बुरा भला ना कहूँ, कोई थ्रेट ना करूँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निकम्मा है, नकारा है। लेकिन जब आप बात आते हैं मीडिया के रूप में, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति और एक मीडिया संस्थान के साथ भले ही दोनों के अधिकार बराबर हों, लेकिन मीडिया संस्थान इसलिए ज्यादा सम्मान से मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, सब लोग एक चैनल को, अखबार को एक सम्मान से पढ़ते हैं, कि आपको लगता है कि भाई अगर बता रहे हैं तो एक लेवल का फैक्ट चेक होगा, कुछ मतलब इसमें सिर्फ प्रलाप नहीं होगा, कुछ अनाप शनाप बातें। ठीक है, मैं तो अपनी जब गुस्से में आता हूं तो मैं अपने सांसद को बोल देता हूं कि ये चोर है, और वो सांसद भी कुछ कहने नहीं आता है मुझे। लेकिन अगर मैं एक अखबार का संपादक हूं, तो मुझे चोर कहने के लिए चोरी के कुछ प्रूफ चाहिए होंगे। मुझे ये कहना पड़ेगा कि भैया इनके पास क्या, कि इन्होंने यहाँ पे ये घोटाला किया है। अब एक नए तरीके की पत्रकारिता शुरू हुई है कि अब आपकी कुछ जेबी संस्थाएं हैं, वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, और आप उस डेटा के आधार पर कुछ भी कह रहे हो, और आप उसको ओन भी नहीं कर रहे हो, आप उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हो। तो आप बेसिकली जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें संविधान से मिली हुई है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसका दुरुपयोग सिर्फ कर नहीं रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग जो है वो बहुत आपराधिक रूप में कर रहे हैं। आप उस दुरुपयोग को जो है वो आप इस देश की पूरी उस व्यवस्था को ही छिन्न भिन्न करने और तोड़ने के लिए कर रहे हैं।
तो अब इसमें बात वही आती कि सरकार क्या करेगी, क्या नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार ने कुछ किया, जैसा न्यूज क्लिक का एक विषय है कि आपको याद होगा कि न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट चला करती थी इस देश में, न्यूज क्लिक .in करके। उसमें बहुत सारे एक कोई पुरकायस साहब थे जो उसको चलाते थे, और बहुत सारे हमारे मित्र लोग उसमें नौकरी करते थे। वीडियो बनाते थे। हाँ, वीडियो बनाते थे। तो अब वहीं उसका से पता, पैसा आता था। हाँ, फिर पता चला कि वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वो चीन से ले रही है। तो न्यूज क्लिक का जब पूरा ट्रेल पता चला, उनकी पूरी की पूरी पैसों का हिसाब पता चला, तो वो उसकी भाई जांच एजेंसियों ने उसको पकड़ा। पुरकायस साहब और उनके जो तमाम अधिकारी थे वो लोग अरेस्ट किए गए। सरकार सफाई देते देते वो गई कि नहीं भाई, हम तो केवल उनके बिजनेस वाले साइड को इफेक्ट कर रहे हैं, हम उनके न्यूज रूम में नहीं जा रहे हैं, हम उनकी मीडिया एक्टिविटीज को नहीं छू रहे हैं, जो कि सच्चाई भी था। उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि जिस दिन छापे पड़े थे, जिस दिन सब हुआ था, उस दिन भी उन्होंने 50 आर्टिकल उस पर अपलोड किया था, कई वीडियोस बने थे। आज वायर जैसी संस्थाएं चल रही हैं, आज स्क्रोल चल रही है, आज और भी बहुत सारी संस्थाएं जो इस तरीके की जो झूठ पेडल कर रही हैं वो चल रही हैं, उनको आप रोक नहीं रहे। अब बात आती है कि भाई द वायर, जब कोविड का समय था तो द वायर जो नाम की, जो द वायर को कई लोग बड़े प्यार से द लायर बोलते हैं क्योंकि वो झूठी छापती है, उन्होंने क्या किया था कि जितनी भारत की जो वैक्सीन एजेंसी कंपनियां थी उनके खिलाफ उन्होंने, जो खासतौर से भारत बायोटेक के खिलाफ कई आर्टिकल छापे, मतलब पागलों की तरह छाप रहे थे, और अनाप शनाप आरोप किए, मर गया वो मर गया। अरे भाई, कोई नहीं मरा। आपने जितने लोगों ने अमेरिका की वैक्सीन लगा के मरे, उसके मुकाबले में भारत की वैक्सीन आज भी कितने सेफ है। और वैसे तो मरने वाले मरते ही हैं, ऐसा तो मरने का आपने कहीं कोई एसोसिएशन थोड़ी कर लिया कि भाई इसी कारण मर रहा है। अगर मैंने वैक्सीन लगा ली तो मैं क्या, मेरी मृत्यु में अमर तो नहीं हो जाऊंगा, मृत्यु तो मेरी फिर भी होनी है। तो बात वही आ रही कि वो कई झूठ उन्होंने किए, और जब कोर्ट केस में गया, अब देखिए ये एक आपराधिक झूठ रहा होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उस कंपनी के लिए आपसे कोई दुश्मनी थी, वो आपको किसी अमेरिका की किसी या चीन की वैक्सीन कंपनी जो जिसको भारत में धंधा चाहिए था, उसने आपको उसके लिए पैसे दिए होंगे कि भाई आप इस झूठ को फैलाओ, और वायर ने वही काम किया। केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि आप ये जितने 40-50 आर्टिकल आपने दिए हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। अब देखिए, माफी से वही संजय कुमार ने भी वही उपाय किया है कि भाई माफी मांग ली। अब कल को कोर्ट में केस जाएगा तो कहा जाएगा नहीं जी, हमने वो एडिटोरियल हमारा जो है वो इतना हमने देखा कि भाई कि हमसे गलती हुई है, हमने तुरंत माफी मांग ली। लेकिन अब ये स्क्रीनशॉट, ये जो इनके झूठ के जो स्क्रीनशॉट है, कांग्रेस का नैरेटिव कभी नहीं खत्म होगा, ये चलता रहेगा, इस पे आगे चल के किताबें छप जाएंगी। ऐसे ही नहीं हमारे देश में झूठे इतिहास गढ़े गए हैं, ऐसे ही नहीं सब हमारे इसी तरीके के, आज तो हम अपने वर्तमान में देख रहे हैं कि कैसे झूठ के इतिहास गढ़े के लिए हमारे पास एक एट्रोसिटी लिटरेचर आप तैयार कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, झूठ के आधार पर ही राहुल गांधी कूद रहे हैं। अब तो मुझे लगता है उनको बैठ जाना चाहिए, एटम बम पूरी तरह से फुस हो गया है। उसमें जो माल मत्ता डाला था, जिस साइंटिस्ट ने, प्रोफेसर ने, वही पीछे हट गया। एटम बम उन्होंने अपने पैर पे मार दिया है। हाँ, खुद पे मार दिया। ये संजय कुमार कह रहे थे ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली चुनाव आयोग ने, इन्होंने खुद का पैर कुल्हाड़े पर रख दिया है संजय कुमार ने, और साथ ही साथ बाकियों को भी ले डूबे हैं। तो अब देखना होगा सर कि जिस तरह से न्यूज क्लिक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, पता करने की कोशिश हुई थी उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, मुझे लगता है ये CSDS जो भी संस्था है, इसकी भी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। आखिर इनको ये प्रोपेगेंडा करने के लिए कहां से पैसे मिले, और जिन जिन ने इनके आर्टिकल छापे जहां पर ये मेहमान बनकर जाते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि पेड न्यूज की कैटेगरी में सब कुछ किया गया, एक फेक नैरेटिव फैलाया गया, और देश की एक संवैधानिक संस्था जो देश में चुनाव करवाती है उस पर अविश्वास पैदा करने का ये प्रोपेगेंडा, ये टूल किट कहां से आया था, इस सबकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत जल्द ये मामला किसी जांच एजेंसी के पास जाएगा सर। इस बार ये आसानी से बचेंगे नहीं। राहुल गांधी पता नहीं किस बात की यात्रा कर रहे हैं, अब उनको यात्रा छोड़ छाड़ के वापस आ जाना चाहिए। हालांकि कल का दिन शायद उनका विश्राम का दिन है, उस यात्रा के दौरान देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आपने बड़े ही विस्तार से, बड़े ही तथ्यों के साथ जो पोल पट्टी इस CSDS और एडिया जैसे संस्थाओं की खोली है जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मेरे दर्शकों को बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है चंद्र प्रकाश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।